महाशिवरात्रि आने वाली है और महाकुंभ का हमें समय चल रहा है और वो महाकुंभ का आखिरी दिन भी होगा। महाकुंभ है, महाकुंभ है, महाकुंभ है। उस दिन पढ़ी गई शिव चालीसा, उस दिन किया गया ये क्रिया आपकी जिंदगी के बहुत से रुके हुए काम बनाने वाला है। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 2011 में शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू होता है। रिसेंटली कुछ साल पहले उन्होंने कैंपेन शुरू करवाया था कि मुझे सब लोहा दो। वो क्यों मांगा गया था? क्योंकि शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद था कि उसके बाद दुनिया की सबसे वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी यूनिटी स्टैचू बना हुआ है, वो प्योर लोहे से बनी हुई है और वो उनके लिए इतना लाभकारी हुआ कि अभी तक वो देश के प्रधानमंत्री और आगे जब तक वो अपने जीवन में राजनीति में रहेंगे बड़े पद पे ही रहेंगे। और आपको पैसा नहीं आ रहा, कॉन्वलेक्सा 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 मनी के लिए। तो क्या कॉन्वलेक्सा करने से पैसा आता है? नहीं, मैं इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट में हूँ। ये आप सिर्फ एक व्यूज़ के लिए या आप फॉलोअर गेन करने के लिए कर सकते हैं, बट इसमें कुछ नहीं है। शाहरुख खान जी ने बृहस्पति की दशा के समय डर, बाजीगर ऐसी फिल्में बनाई जो नेगेटिव रोल वाली थी। उन फिल्मों में मेन लीड से ज़्यादा इनको ज़्यादा प्रोत्साहित मिला क्योंकि वो बृहस्पति ने उनको मेहनत करवाई और मेहनत के दम पर वो हर मुकाम हासिल कर गए। एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी। तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है, सिर्फ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का ज्ञान है और तंत्र क्रियाओं में मंत्रों का ज्ञान है। अगर कुंडली में शुक्र और बृहस्पति साथ में बैठे हैं कहीं पे भी, तो वह व्यक्ति सबसे पहले तो लव मैरिज ही करेगा। लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, तो उनके लिए भी ये रेमेडी काम आएगी। प्रतिदिन पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप अगले 3 महीने में खुशखबरी लेके आएंगे और आपके पॉडकास्ट पे ही मैसेज करके बोलेंगे कि शादी का कार्ड हम कहाँ भेजें। कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं जिसके जाप करने से पैसा ही पैसा हो, जैसे कि अडानी और अंबानी के पास है? आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो न्यूमरोलॉजी की फील्ड में पिछले 15 सालों से हैं। चैंपियंस ऑफ चैलेंज अवार्ड 2023 के विजेता भी रह चुके हैं। इस एपिसोड में उन्होंने बताया है कि 2025 में आपकी जॉब कैसे लग सकती है और आपकी लव मैच के भी उन्होंने उपाय बताए हैं और आपको एस्ट्रोलॉजी में कैसे बेवकूफ बनाया जाता है वो भी उन्होंने इस एपिसोड में बताया है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके अपनी लाइफ को सफलता की ओर ले जाना चाहते हैं तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल रहने वाला है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी होती क्या है? प्रतीक जी, एस्ट्रोलॉजी को अगर हम एक सिंगल वर्ड में डिफाइन करें तो बहुत मुश्किल होगा। जी। एस्ट्रोलॉजी शब्द बेसिकली हमारे भविष्य, भूतकाल, वर्तमान को जानने का एक ऐसी विद्या है, एक ऐसा विज्ञान है जिसको जितना जाने उतना कम है। जी। इसको वेदों के नेत्र की उपमा दी गई है, जी। महादेव का ज्ञान है और एस्ट्रोलॉजी हर इंसान के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। जी। कुछ लोग आपने बात करते हुए सुना होगा कि हम एस्ट्रोलॉजी में विश्वास नहीं रखते हैं, जी। हमें एस्ट्रोलॉजी में कोई बिलीव नहीं है, इनको सिर्फ एक एंटरटेनमेंट का साधन मानते हैं। पर मैं उनको बताना चाहता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में एस्ट्रोलॉजी हर समय जुड़ी रहती है। जी। उदाहरण के तौर पर एक किसान को ले लीजिए जिनको फसलों के बारे में ही ज़्यादा पता है, एस्ट्रोलॉजी की ABC कुछ नहीं पता है, पर फिर भी वो जब भी फसल को बोएंगे सूर्य और चंद्रमा की गति के अनुसार बोएंगे जी। और सूर्य और चंद्रमा का पता तो ज्योतिष शास्त्र से ही लगता है। जी। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी को अगर आप अपने जीवन में एक प्लानर के तौर पे रखेंगे, यानी कि आने वाले समय का पहले ही अनुमान लग जाना और उस अनुमान के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेना, ज्योतिष शास्त्र यानी ये विद्या कहलाती है। तो सर, एक होती है एस्ट्रोलॉजी, एक होती है तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी, तो इन दोनों में अंतर क्या है? तांत्रिक एस्ट्रोलॉजी नहीं होती है, सिर्फ तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जी। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का ज्ञान है और तंत्र क्रियाओं में मंत्रों का ज्ञान है, अनुभूति होती है, इनर सोल होती है। जी। तो आप ये मान के चलिए कि एस्ट्रोलॉजी में आप वेदों के बारे में जान सकते हैं और तंत्र क्रियाओं में आप ऐसी कुछ क्रियाएं जिससे उच्चाटन क्रियाएं, मारण क्रियाएं, वशीकरण क्रियाएं, बहुत सी क्रियाएं करके आप अपने मन की इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं, जो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है जो एस्ट्रोलॉजी में नहीं आता है। मैंने आजकल सुना है कि लोगों की महादशा खराब चल रही है, महादशा अच्छी चल रही है, तो ये महादशा क्या होता है? महादशा में उनकी जीवन शैली कैसे बिगड़ जाती है? सर, महादशा का अगर हम अर्थ समझे, महादशा का मतलब होता है जब कोई भी ग्रह अपनी प्रबल अवस्था में आ जाता है तब जी। वह महादशा कहलाती है। अब मैं आपको एक एक ग्रह के बारे में बताना चाहूँगा कि कैसी होती है महादशा और जीवन में कैसा प्रभाव डालती है। सबसे पहले सूर्य की महादशा जो व्यक्ति के जीवन में 6 साल तक रहती है। जी। अब 6 साल तक उस व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव रहते हैं। अगर सूर्य की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो वह व्यक्ति लीड करेगा,
एक लीडर के तौर पे जाना जाएगा, एक अच्छा वक्ता बनेगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, ऐसा फेम जिसमें सरकारी नौकरी, सरकारी विभाग में जाना, बड़े बड़े लोगों से संपर्क होना। वहीं अगर कुंडली में सूर्य नेगेटिव में है और सूर्य की महादशा आ गई तो वह व्यक्ति तरक्की कभी नहीं देखेगा। जी उसके उसके पिता के साथ संबंध खराब हो जाएंगे, उस व्यक्ति को हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। सूर्य की महादशा राजनीति में बहुत अच्छा नाम कमा के देती है। इसका एक उदाहरण है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 1973 में उनकी कुंडली में सूर्य की महादशा शुरू होती है। उनके 10वें भाव में सूर्य है जो उनको ऑलरेडी लीड करने को मजबूर करता है। जी जिस समय पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था एकदम नीचे डाउन जा रही थी, उस दौरान उन्होंने 1977 में आर्थिक सलाहकार के तौर पर वित्त मंत्रालय में पद संभाला और जी। उसके बाद नतीजा देखिए, इमरजेंसी के टाइम पे भी पूरे भारत को संभाला और सही दिशा में लेके गए। जी जब भी व्यक्ति की सूर्य की महादशा आए, उस व्यक्ति को सोना जरूर पहनना चाहिए। जी सोना दान भी करे, वो भी शुभकारी हो सकता है। सींग वाली गाय जो होती है उसकी सेवा शुरू कर दें। ऐसा व्यक्ति पॉजिटिव थॉट्स के लिए योगा मेडिटेशन ज़्यादा करे, अपने मन को शांत रखे। जी 12 मुखी रुद्राक्ष जरूर धारण करें। ये रुद्राक्ष धारण करने से आपकी कंसंट्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है। जी। आपने महादशा में बताया कि मनमोहन सिंह का तो अच्छा जीवन शैली हुआ, तो लोगों की महादशा खराब हो जाती है, तो उसका भी उदाहरण दे दीजिए। देखिए, इसका मैं उदाहरण देना चाहूँगा। आजकल एक चर्चित केस चल रहा है जो आजकल सोशल मीडिया में सभी लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बन गया है। कुछ लोग इसको सपोर्ट कर भी रहे हैं, कुछ लोग इससे अपने व्यूज़ बढ़ाने के चक्कर में कुछ भी बोले जा रहे हैं। जी मैं बात कर रहा हूँ रणबीर, जो आजकल बियर वाइब्स के जो अपना चैनल चलाते हैं। जी देखिए, उनकी कुंडली में 2014 में बृहस्पति की महादशा आती है। जी अब बृहस्पति की महादशा क्या कहती है कि व्यक्ति को अपने नेचर के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि नेचर से एक्स्ट्रा जाना है। जी यानी व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से निकलकर बेस्ट करे। जी अब उस समय आप मान लीजिए, अगर जो बोलते हैं जो करते हैं वो आपका नोटिस में होता है। जी उसी महादशा में अगर अंतरदशा नेगेटिव आ जाए, एग्रेसिव आ जाए, जो रणवीर जी की आई है, क्या आई है? बृहस्पति की महादशा में मंगल की अंतरदशा, जी। यानी उनको उनकी वाणी ने तो बनाया, जी उनकी वाणी ने ही डुबा दिया। जी और वो बहुत जल्दी इस प्रॉब्लम से निकल भी जाएंगे, क्योंकि उनकी कुंडली में उनका 3रा भाव और 11वां भाव, 10वां भाव बहुत मजबूत है, जी जो इनको उनकी वे ऑफ टॉकिंग से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट देता है। वो अपनी बातचीत से लोगों का दिल जीत सकते हैं और बहुत जल्दी ही वह अपनी पुरानी अवस्था में आएंगे और लोगों का फिर से अच्छा मनोरंजन करेंगे। किसी की महादशा खराब चल रही हो तो उसको सही करने के लिए कोई रेमेडी होगी? देखिए, हर ग्रह की एक अलग अलग रेमेडी होती है। जी हर एक ग्रह एक अलग एक रेमेडी के अकॉर्डिंग चलता है और उस ग्रह के अकॉर्डिंग अगर वो रेमेडीज करता रहे तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी होती है। जैसा मैंने आपको बताया, सूर्य के लिए वह इंसान एक सींग वाली गाय की सेवा करे। चंद्रमा की महादशा के समय आपको सफ़ेद चीज़ों को दान करना चाहिए। मंगल की महादशा आए तब आपको लाल कपड़ा दान करना, मंदिर में जाके हनुमान जी की पूजा करना बहुत लाभकारी होगा। बुध की महादशा में आप जो लोग अंधे हैं, आइट साइड जिनकी वीक है, उनकी मदद करिए। इसके साथ साथ बृहस्पति की महादशा आए तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना बहुत लाभकारी होगा। आप विष्णु भगवान की पूजा करिए, केले के पेड़ की पूजा करिए, वो बहुत लाभकारी होगा। शुक्र की महादशा व्यक्ति के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव लेके आती है, फेम भी देती है और डाउन भी करती है। शुक्र की महादशा में आप सफ़ेद चीज़ों को जितना हो सके ऑब्जर्व करें, पहने, डोनेट करें, वो है। शनि की महादशा में आप पीपल के पेड़ पे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसी कुछ रेमेडीज़ अगर आप निरंतर करते जाएंगे तो वह आपके लिए लाभकारी है। जैसे कि शनि की आपने महादशा बताई, तो शनि की जो साढ़े साती होती है वो क्या होती है? शनि की साढ़े साती और एक शनि की ढैया, ये जी। 2 चीज़ होती है। बेसिकली शनि की साढ़े साती व्यक्ति के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। शनि की साढ़े साती हमेशा खराब ही हो ऐसा नहीं होता है। शनि की साढ़े साती अलग अलग प्रकार की होती है। अब शनि की साढ़े साती होती क्या है? जब जन्म पत्रिका में चंद्रमा से शनि 12वें, पहले और दूसरे भाव में उपस्थित होते हैं तो वह शनि की साढ़े साती कहलाती है। गोचर करते हैं तो वह शनि की साढ़े साती कहलाती है। जी और शनि की ढैया होती है जब शनि कुंडली के 4थे और 8वें भाव में हो, और उस समय व्यक्ति जो होता है वो एग्रेशन में ज़्यादा लेता है। जी। अगर आपकी कुंडली में शनि की उपस्थिति
पॉजिटिव नहीं है तो व्यक्ति जो है मान सम्मान की हानि देखता है, उसके पिछले जन्मों के कर्मों का बुरा फल जो उसने एग्जैक्टली नेगेटिव किया उसका फल उसको देखने को मिलता है। एंजाइटी बहुत होती है, ओवर थिंकिंग रहती है, उसके काम नहीं बनते, व्यापार में बहुत हानि होती है। आप ये मानिए जब शनि की साढ़े साती आती है तो स्टार्टिंग के फेस में आपको सिर्फ रिव्यू किया जाता है 2.5 साल, उसके अगले 2.5 साल में आपका रिपोर्ट कार्ड बनता है और लास्ट के 2.5 साल में आपको दिया जाता है। यानी शनि देता भी है और लेता भी है, तो जी। आपको एग्जैक्टली सिर्फ अपने कर्मों को मजबूत रखना चाहिए। मैं यहाँ पे कुछ एक उदाहरण भी देना चाहूँगा इन महादशाओं में किन किन व्यक्तियों ने अपनी उन्नति देखी। जी। जैसा मैंने मनमोहन सिंह जी के बारे में बताया, जी। सूर्य की। अब चंद्रमा की महादशा में 1977 में अंबानी, मुकेश अंबानी जी जो विदेश से पढ़ाई करके वापस इंडिया आते हैं और अपने पिताजी के काम में जुड़ जाते हैं। अब देखिए चंद्रमा की महादशा में किया हुआ काम आज तक उनको फेम दे रहा है। जी। अब मंगल की बात जैसा हमने अभी करी कि आप जो ये रणवीर जी हैं इनकी बृहस्पति की महादशा चल रही थी, मंगल की अंतर्दशा आई तो ऐसे ऐसे काम हो गए। इसके बाद अगर हम बुध की महादशा की बात करें, एक बहुत बड़े व्यापारी हुए थे सुब्रतो रॉय। जी। सुब्रतो रॉय ने 1985 से पहले पहले ही दुनिया में सहारा नाम का एक इतना बड़ा ग्रुप बनाया जो फेमस हुआ, जिनके खुद की एक आईपीएल टीम, खुद का एक एयरलाइन, खुद के होटल्स, बहुत बड़ा नाम कमाया। जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं बृहस्पति की, तो बृहस्पति का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं दूंगा जो सभी के लिए मोटिवेशन है कि आपको जो काम मिले उसको दिल से करो। जी। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शाहरुख खान। जी। शाहरुख खान जी ने बृहस्पति की दशा के समय, आप मानेंगे, डर, बाजीगर, ऐसी ऐसी फिल्में बनाई जो नेगेटिव रोल वाली थी। उन्होंने अपने अभिनय पे विश्वास किया, अपने कर्म पे विश्वास किया और करते गए। उन फिल्मों में मेन लीड से ज़्यादा इनको ज़्यादा प्रोत्साहित मिला क्योंकि वो बृहस्पति ने उनको मेहनत करवाई और मेहनत के दम पर वो हर मुकाम हासिल कर गए। शुक्र की महादशा व्यक्ति को फेम देती है, नाम देती है, शोहरत देती है, सब कुछ देती है। इसका एग्जाम्पल है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट जी ने क्या किया, 2002 में शुक्र की महादशा हुई, उन्होंने अपने एक्टिंग करियर में ही अपना सब कुछ माना, यानी डेडिकेशन एक ही जगह रखा। अब मानेंगे उस महादशा के समय उनको फिल्मों की तरफ रुझान भी हुआ, जी। उनको अवार्ड भी मिला, जी। उनकी शादी भी हुई, उनका संपन्न परिवार भी बना। इसके बाद शनि की महादशा। शनि की महादशा की अगर बात करें तो अमिताभ बच्चन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना डाउनफॉल देखा है, उसके बाद उठ के अपने आप को एक शहंशाह का एक उपाधि लेना कोई छोटी बात नहीं है। वो जी। शनि की महादशा में, यानी उन्होंने कर्म किए, अप डाउन देखे, कर्मों का हिसाब हुआ और लास्ट में शनि महाराज ने उनको इतना सब कुछ दे दिया। जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं राहु की, राहु का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं सभी यंगस्टर्स को देना चाहूँगा, विराट कोहली। 2012 में राहु की महादशा शुरू थी और उसी समय महादशा के समय उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी से नवाजा जाता है। यानी मान लीजिए उनकी सारी मेहनत का फल राहु ने उनको पहले साल में ही दे दिया और अभी ये चलता जा रहा है। इनको बहुत ज़्यादा अभी उपाधि, बहुत उपलब्धियां मिलनी बाकी है। केतु की महादशा की बात करें तो प्रभास, साउथ के एक बहुत बड़े एक्टर जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करते जी। हैं, उन्होंने जब एक मूवी बनाई रिसेंटली, अभी वो लॉन्च हुई है, लोगों ने उसको सराहा नहीं, बट आप ये मान लीजिए कि उस रोल को करने के लिए हमेशा तैयार रहे और उस रोल को करके दुनिया के सामने दिखाया कि हाँ, क्योंकि केतु बेसिकली आपको कई बार सब कुछ मिलने के बाद भी अधूरा फील करवाता है। जी। आपको मेहनत करने के लिए मोटिवेट तो करता है पर चीज़ें आपके पास हो तो डीमोटिवेट भी कर देता है। तो प्रभास जी इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। अब एक शनि का एक और बड़ा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। शनि की साढ़े साती और शनि की महादशा और शनि की ढैया में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी। नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 2011 में शनि की साढ़े साती का प्रभाव शुरू होता है। जी। आप मानेंगे रिसेंटली कुछ साल पहले उन्होंने कैंपेन शुरू करवाया था कि मुझे सब लोहा दो, जी। जितना हो सके आयरन दो, जितना हो सके। वो क्यों मांगा गया था? क्योंकि शनिदेव का ऐसा आशीर्वाद था कि उसके बाद दुनिया की सबसे एक स्टैचू, जिसको हम आप जब गुजरात में जाएंगे वहाँ पे वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी यूनिटी एक स्टैचू बना हुआ जी। है, वो प्योर लोहे से बनी हुई है और वो शनि महाराज को एक रिप्रेजेंट करती है। शनि महाराज की तरफ उसका एक माना जाता है कि वो लोहा शनि महाराज के हिसाब से उनको यूज़ किया गया और वो उनके लिए इतना लाभकारी हुआ कि अभी तक वो देश के प्रधानमंत्री और आगे जब तक वो अपने जीवन में राजनीति में रहेंगे बड़े पद पे ही रहेंगे। जैसे आपने ग्रह के बारे में बताया, तो सबसे ज़्यादा पैसा इसमें शायद राहु देता है। देखिए ग्रह की अगर मैं बात करूं, राहु देता है, आपकी जी। बात सही है, सभी ग्रह देते हैं। सभी ग्रहों की अवस्था आपकी कुंडली में सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि केतु नहीं देता है, मंगल नहीं देता है। जैसे मैंने सबके उदाहरण दिए, जी। चंद्रमा में अंबानी को बहुत कुछ मिला,
मंगल में आप देखिए कि आप रणबीर अपने आप को फेमस करते जा रहे जी। हैं। मतलब आपको सब कुछ मिलेगा, जी। पर आपको हर ग्रह यही कहता है कि जब मेरा टाइम आएगा तब मैं दूँगा, उससे पहले नो, उससे पहले और उसके बाद हमें सिर्फ़ कर्म करना है। ओके। अगर आप कर्म करते जाएँगे तो फल आपको डेफ़िनेटली मिलेगा। अब ये महादशा की अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में डेफ़िनेशन करूँ, जब कोई सरकार आती है, वो सरकार मतलब महादशा, उसका रिप्रेजेंटेटिव नेता, प्रधानमंत्री वो ग्रह है। यानी जब उस ग्रह का असली समय आएगा तब वो आपको सब कुछ देगा। अगर कोई ग्रह सबसे ज़्यादा खराब चल रहा है, सबसे ज़्यादा मतलब कि इंसान रो रहा है, तो उसको सही करने के लिए कोई रेमेडी? बहुत सी रेमेडीज़ अलग-अलग प्रकार से होती है। वो ग्रह कौन से भाव में खराब है, किस अवस्था में खराब है, कितने समय के लिए खराब है, जी। सभी चीज़ों का एक अलग-अलग होता है। ओके। अब मैं इसको थोड़ा-सा आपको एक चार्ट के थ्रू समझाना चाहूँगा और मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि दर्शकों को एक लगन चार्ट यहाँ पे बना के ज़रूर दिखाएँ। जी। आपके लगन चार्ट में जो पहला भाव होता है, पहला भाव में अगर फर्स्ट और 8 नंबर लिखा है, 1 और 8 नंबर लिखा है, तो उस व्यक्ति को मुख्यतः अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, जी। अपनी सेहत पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को जिम की तरफ, मोटिवेशन की तरफ, योगा की तरफ, मेडिटेशन की तरफ झुकाव करें, जी। क्योंकि वो अपने लगन को मजबूत करेंगे। लगन क्या है? आपका स्वभाव, आपका चरित्र, आपका कैरेक्टर। अगर आप ठीक है तो सब कुछ कर सकते हैं। जी। तो जिसके भी लगन चार्ट में पहले भाव में 1 और 8 लिखा है, वह व्यक्ति अपने ऊपर ध्यान दे। जी। जिस व्यक्ति के पहले प्रथम भाव में 2 और 7 नंबर लिखा है, वह अपने पार्टनर की बहुत रिस्पेक्ट करना शुरू कर दे। अपने जी। पार्टनर को समय-समय पर घुमाए-फिराए, मूवी देखने ले जाएँ, डिनर लंच करवाएँ, खाने-पीने का ध्यान रखें, हर समय पूछें। जी। इसके साथ-साथ अपने बिस्तर को यानी बेडरूम को साफ-सुथरा, अपने घर को साफ-सुथरा रखें, अपने शरीर को साफ-सुथरा रखें। जी। अगर उस प्रथम भाव में 3 और 6 नंबर लिखा है तो उस व्यक्ति को ध्यान देने वाली बात है, उस व्यक्ति को अपनी इंटेलिजेंसी से, अपने माइंडसेट से पॉजिटिव आइडिया की तरफ सोचना चाहिए। यानी सीखने की कोई उम्र नहीं है, वो जी। जिस भी उम्र में भी है लर्निंग करे, वो उनके जो हॉबीज़ है उसी में अपना करियर बनाने की कोशिश करे, अपनी चीज़ों को डेडिकेटली करें। जी। अगर वहाँ पे अकेला 4 नंबर लिखा है तो अपनी माता की सेवा करना शुरू कर दीजिए। जी। आपकी माता की सेवा करेंगे तो आपको वाहन, धन, गाड़ी, इमोशंस, प्यार सब कुछ मिलेगा। अगर वहाँ पे 5 नंबर लिखा है तो अपने पिता की सेवा करिए। पिता घर का एक सबसे बड़ा साया होता है। पिता का हाथ आपके जीवन में रहे तो आपको किसी भी तरह की तकलीफ नहीं है। तो 5 नंबर लिखा हो तो अपने पिता की सेवा करिए, उनको बात करिए, उनसे बात सुनिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए। अगर वहाँ पे 9 और 12 नंबर लिखा है तो ऐसे व्यक्ति को अपने गुरु, अपने टीचर, अपने सीनियर जिनसे उन्होंने सीखा है उनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करनी चाहिए। जी। अगर वहाँ पे 10 और 11 नंबर लिखा है तो ऐसे व्यक्ति को लेबर क्लास के जितने भी लोग हैं, सर्वेंट तौर पे हो या आपके घर में काम करने वाले नौकर आए या जो भी लोअर आपको लगता है कि ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनकी सेवा करिए, उनकी मदद करिए, उनको जितना हो सके सुनिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुख्यतः मुझे लगता है आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम 70 to 80% वैसे ही सॉल्व हो जाएगी। जैसे कि आपने बताया 4 नंबर वाले को अपनी माँ की सेवा करनी चाहिए। अगर मान लीजिए उसकी माँ ना हो तो? देखिए, माँ की सेवा ना अगर आप जिस व्यक्ति की माता ना हो, उस जी। व्यक्ति को सबसे पहले तो माता के सपनों को पूरा करना चाहिए। माँ जी। का क्या सपना है? माँ का सपना है कि घर परिवार बना के रखे, अपने भाई-बहनों को हमेशा साथ लेके चले, जी। इस परिवार में कभी टूट ना पड़ने दे। यानी माता के विचारों को साथ लेके चलना, माता को हर समय स्मरण करना भी आपकी कुंडली में बहुत इम्पोर्टेंटली आपके चंद्रमा को मजबूत करता है। जैसे कि आपने अभी बीच में नाम लिया था लगन का, तो जैसे कि मान लीजिए मैं लड़की की तलाश कर रहा हूँ शादी के लिए, मुझे लड़की नहीं मिल रही है। अगर मिल भी रही है तो बातचीत होती है लेकिन रिश्ता बनता नहीं है, टूट जाता है। तो उसके लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा। आज के समय मोस्टली मेरे पास भी कई कंसल्टेशंस में ये होता है कि हम रिश्ता देखने जा रहे हैं, बात पक्की नहीं हो रही है, जी। फैमिली वाले ना कर रहे हैं, हमारे पार्टनर में कमियां निकाली जा रही है। तो मैं हर एक इंडिविजुअल, मेल को अलग, फीमेल को अलग रेमेडी बताना चाहता हूँ और बहुत ही कारगर रेमेडी है। कोई भी पुरुष जिनके विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, वह शुक्ल पक्ष के मंगलवार से, शुक्ल पक्ष के मंगलवार से आप गंगा जल में गुलाब जल डालकर 43 डेज तक प्रतिदिन पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। जी। ध्यान रहे वो पीपल का पेड़ मंदिर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। जी। आप वहाँ पे डाल के आएंगे, आप अगले 3 महीने में खुशखबरी लेके आएंगे और आपके पॉडकास्ट पे ही मैसेज करके बोलेंगे कि शादी का कार्ड हम कहाँ भेजें। जी। जिस भी कन्या को विवाह में दिक्कतें आ रही हैं,
अगर उनको लग रहा है कि हमारे पार्टनर के लिए पेरेंट्स एग्री नहीं कर रहे हैं, या हम रिश्ता ढूंढ रहे हैं अरेंज मैरिज का, हमारी दिक्कतें आ रही हैं, घर वाले नहीं मान रहे, परिवार वाले, सोसाइटी वाले कोई भी एग्री नहीं कर रहे, उस कन्या को क्या करना चाहिए? उस कन्या को लक्ष्मी विष्णु माता जी के मंदिर में जाना चाहिए, यानी लक्ष्मी नारायण मंदिर में जाइए और लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान के स्मरण में सामने खड़े हो जाइए। और कलगी, कलगी कौन सी? जो सहरे पे लगती है, जी वो उस कलगी सहरे वाली जाके वहाँ पे रख के आ जाए चरणों में। किसी ब्राह्मण को या किसी व्यक्ति को नहीं देना है, आप जाकर वहाँ पे रख के आ जाइए। ऐसी क्रिया हर वीरवार आपको 7 बार करनी है। जी अगर ये 7 बार आप क्रिया करते हैं, यकीन मानिए अगले 3 महीने में उस कन्या का रिश्ता पक्का हो जाएगा। ओके इसके साथ साथ एक और बात, जिन माता पिता को चिंतित है कि हम अपने बच्चे का रिश्ता देख रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, जी उन माता पिता को 2 चीज़ें बताना चाहूँगा, ध्यान रखना है। जब भी वह सामने वाले, यानी अगर लड़की है तो लड़के के घर में, अगर लड़का है तो लड़की घर में, जब भी जाओ चाहते हैं कि रिश्ता फाइनल हो, आपको घर में जाने से पहले आपने अपने श्वास को लंबा एक लेना है और छोड़ना है। जिस नली की तरफ ज़्यादा सांस आपको दिखाई देगा, यानी अगर आपका राइट की तरफ है तो राइट, लेफ्ट है तो लेफ्ट, आपने जिस तरफ नोटिस करना है, और जिस तरफ आपको ज़्यादा सांस निकलती हुई दिखाई दे, वह वाला पैर, उस तरफ वाला पैर पहले उस घर में रखना है। जी इसके साथ साथ जब आप देखने जाएंगे, आपका अगर बेटा है तो वह आपके घर में मौजूद होना चाहिए। अगर आप खुद जा रहे हैं मिलने तो आपका बेटा घर में मौजूद होना चाहिए, और उस समय वह व्यक्ति लक्ष्मी नारायण का जो मंत्र होता है, विष्णु भगवान का जो मंत्र होता है, या मैं कहूँ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दे उस दौरान। और वहीं अगर कन्या घर पे है तो वह कन्या बाल खोलकर, बालों पे जुड़ा ना लगाए, बाल खोलकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू कर दे। माता पिता घर पे आएंगे तो मिठाई का डब्बा लेके आएंगे, रिश्ता पक्का हो गया है। ओके। मान लीजिए वो अरेंज मैरिज के खिलाफ है, लेकिन उसको लव मैरिज करनी है घर वालों से लड़ाई झगड़ा करके, तो वो अपनी लव मैरिज कैसे कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो कुंडली में शुक्र की स्थिति देखनी होगी। अगर कुंडली में शुक्र और बृहस्पति साथ में बैठे हैं कहीं पे भी, तो वह व्यक्ति सबसे पहले तो लव मैरिज ही करेगा, जी क्योंकि शुक्र आपको प्यार करवाता है, बृहस्पति आपको सपोर्ट करता है। शुक्र और बृहस्पति की युति व्यक्ति को लव मैरिज के लिए एग्री करती है। अब आपका प्रश्न आता है कि उस व्यक्ति की जिद है कि उसको करनी ही करनी है, जी तो सामने वाले की कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है कि आखिर मोस्टली रीज़न क्या है। और मुख्यतः आज के समय जो रीज़न निकल के आता है वो एक दबाव, प्रेशर। वो प्रेशर फैमिली का, पर्सन का, सोसाइटी का, काम का, जॉब का, किसी भी चीज़ का हो सकता है। जी अगर उस प्रेशर, जो स्पेसिफिक प्रेशर आया, उस प्रेशर को दूर करने की रेमेडीज़ लेते हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी लव मैरिज को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और साथ में उनको एक रेमेडी बताना चाहूँगा, उन व्यक्तियों को अपनी लव मैरिज को 100% सफल बनाने के लिए अपने ऑरा एनर्जी को बढ़ाना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? सोने से पहले, जब भी सोने से पहले आपने अंगूठे के साथ वाली फर्स्ट फिंगर से, इस फिंगर से पिल्लो के ऊपर अपने पार्टनर का नाम लिख लीजिए। सर नेम नहीं लिखना है, सिर्फ आगे का नाम लिखना है। नाम लिखकर आप सो जाइए। ऐसी क्रिया आप प्रतिदिन 43 डेज तक करिए। यकीन मानिए, जो रिश्ता खराब था, जो टूट रहा था, या जो फैमिली आपकी बातों को नहीं सुन रही थी, वो पॉजिटिविटी में बदलेगी। क्यों बदलेगी? इसके पीछे का लॉजिक सुनिए। हमारी बॉडी में एनर्जी निकलती है जी। सोते टाइम भी, मॉर्निंग टाइम पे। जो सोते टाइम पे निकलती है वो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होती है वो हमें नहीं पता, क्योंकि हम उस समय अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं। तो आप सोचिए कि जब मैं दिन में अपने पार्टनर को बहुत याद कर रही हूँ या याद कर रहा हूँ, रात के समय भी अगर आपकी वही एनर्जी कनेक्ट रहती है, मैनिफेस्टेशन वैसा ही रहता है, जी तो आपकी एनर्जी से आपका ऑरा बढ़ेगा। और जब आपका ऑरा बढ़ेगा तो आप अपनी फैमिली को कन्विंस कर पाएंगे, और आपकी फैमिली आपकी कन्विंसिंग पावर से इम्प्रेस हो सकती है। जी ये तो आपने उपाय बता दिया, लेकिन लड़का हिंदू है, लड़की मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है, तो उनके लिए भी ये रेमेडी काम आएगी कि उनके लिए देखिए, कुछ और है? मुख्यतः मेरे पास भी ऐसे बहुत आते हैं कि इंटर कास्ट है या इंटर रिलीजन है। देखिए, व्यक्ति का कुंडली जो होता है, जो लगन होता है, जो ग्रह होता है, वो कभी भी धर्म नहीं देखता है। जी। धर्म तो हमारे द्वारा बनाए गए ये सिद्धांत है, और जो ग्रह, जो राशियाँ, ये सब हमें ऑलरेडी हमारे पूर्वजों से मिली है, हमारे ज्ञान से मिली है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ज्योतिष शास्त्र वेदों के नेत्र की उपमा है, जी तो वेदों का ज्ञान तो परमात्मा के द्वारा है। जी तो ये रेमेडी या इस तरह की कोई भी रेमेडी वह सभी इंसान कर सकते हैं जो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम का कोई ज़्यादा खास मैटर नहीं होता है। सर, जो लड़का मांगलिक है या फिर लड़की मांगलिक है, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो फिर उनको क्या करना चाहिए? मांगलिक आज के समय में बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन चुकी है, और एक बहुत बड़ा मिथ सा बन चुका है। लोग बोलते हैं कि मैं मांगलिक हूँ, मेरी शादी लेट हो रही है, नहीं हो रही है। देखिए, मांगलिक का मतलब होता है
कि मंगल का आपकी कुंडली में खराब होना। जी अब मांगलिक पॉजिटिव भी होते हैं। मान लीजिए अगर कुंडली में मंगल यानी 1 नंबर लगन में लिखा है और मंगल बैठा, तो वो तो खुद के घर पे बैठा है और खुद के घर पे बैठ के कभी भी मंगल खराब नहीं करेगा। बट मांगलिक आपको थोड़ी सी डिस्टर्बेंस दे सकता है। उस डिस्टर्बेंस में आपकी शादी डिले हो सकती है। अगर आप नॉन मांगलिक से आप शादी करेंगे तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उनकी कुंडली का लगन, उनकी लगन राशि या मेरा लगन लगन राशि या चंद्र राशि क्या है। राशियों की अगर मित्रता हो रही है तब जाके आप विवाह कर सकते हैं। और जो भी व्यक्ति मांगलिक है, उज्जैन में जाकर मंगलनाथ मंदिर है, वहाँ जाकर ज़रूर दर्शन करके आए। वहाँ जाके दर्शन करना भी लाभकारी है। साथ में अगर जिसको शनि की साढ़े साती है, जिस भी व्यक्ति को शनि की साढ़े साती है, वह व्यक्ति इंदौर में एक मंदिर है, जूनी शनि मंदिर। ये मंदिर की एक खासियत प्रतीक जी सुनिएगा। जी आपने जितने भी मंदिर देखे होंगे शनि महाराज के, वो काली प्रतिमा होती है। जी वहाँ पे तेल से उनको श्रृंगार किया जाता है। जी इंदौर में जूनी मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहाँ पे 16 श्रृंगार किया जाता है, सिंदूर से किया जाता है, वहाँ पे तेल से नहीं किया जाता है। उस मंदिर के दर्शन मात्र करने से शनि का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। और जैसे कि हम लोग टीवीज़ में या मूवीज़ में देखते हैं, जब कोई लड़का होता है वो मांगलिक होता है, उसकी शादी पेड़ से करा दी जाती है या फिर बकरी से करा दी जाती है, तो क्या ऐसा रियल लाइफ में भी होता है? देखिए ऐसे है, ये बेसिकली क्यों करवाया जाता है, जब मांगलिक होता है और व्यक्ति परिवार चाहते हैं कि बच्चे का मंगल जो है कटे, तो हम किसी ऐसी जगह से या ऐसे तत्व से या ऐसी किसी चीज़ से हम विवाह करते हैं जिसमें एनर्जी होती है। जी और वो एनर्जी से आप विवाह करवाते हैं। विवाह करवाने के बाद उस दोष को काटते हैं। वो पूरी विधि होती है, पूरी पूजा होती है, जिसको मांगलिक पूजा कहा जाता है। वो विधि करवाने से उस मंगल का प्रभाव कम होता है, खत्म नहीं होता है। जी अगर जन्म के समय से आप मांगलिक हैं तो मरते दम तक आप मांगलिक ही कहलाएंगे। बट ये है कि उस मंगल के उपाय प्रतिदिन लेते रहिए, जैसे कि महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करना, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना, भगवान विष्णु के समक्ष जाके पीले चीज़ों का दान करना, केले के पेड़ की पूजा करना। ऐसा करने से भी आप मंगल के प्रभाव को ख़त्म कर सकते हैं। ओके। तो सर जैसे कि अभी मैरिज की बात हो रही है, तो ये हाथों में मैरिज की लाइन कौन सी होती है, आप बता सकते हैं? देखिए डेफिनेटली प्रतीक जी, जब हम पाम रीडिंग की बात करते हैं तो हमारी हाथ की रेखाएं बहुत कुछ बोलती है। जी सबसे पहले कौन सा हाथ किसको देखना चाहिए। जेंट्स जो है वो हमेशा राइट हैंड देखें जी और जो फीमेल है वो हमेशा लेफ्ट हैंड देखें। अब यहाँ पे आपने बात करी हाथ की रेखाओं की, यानी मैरिज लाइन। जी हमारा ये जो सबसे छोटी उंगली है, इसके हिस्से का भाग, यानी ये वाला भाग, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, सिर्फ इस वाले पार्ट को देखिए। जी इस वाले पार्ट में एक लाइंस आपकी इस तरफ से जा रही है। जो सबसे गहरी लाइन है वह आपकी मैरिज लाइन कहलाती है। अब प्रश्न आता है कि हमारी मैरिज लव होगी या अरेंज होगी। अगर वो रेखा लंबी जाती हुई दिखाई दे रही है और वो नीचे की तरफ झुक रही है तो उस व्यक्ति की लव मैरिज की संभावनाएं ज़्यादा होती है। वहीं अगर वो रेखा ऊपर की तरफ जा रही है तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स, माता पिता नहीं मान रहे हैं, पार्टनर ने डिसएग्री कर दिया है, अचानक से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो लव मैरिज में ये सब प्रॉब्लम देख सकते हैं। और मुख्यतः यहाँ पे जो सबसे डार्केस्ट लाइन है वो किस तरफ जा रही, वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात जो लोगों को पता होना चाहिए, अगर आपकी सीधी रेखा जा रही है और उसी रेखा में से, उसी डार्केस्ट में से कोई एक रेखा निकल रही हुई आपको बाहर जाती हुई दिखाई दे, ध्यान रहे इसी जगह पे अगर कोई डार्केस्ट लाइन में से कोई एक रेखा जा रही है जी तो उस व्यक्ति के यानी ससुराल में ही किसी न किसी के साथ रिश्ते होते हैं। यानी अगर वो पुरुष है वो अपने ससुराल में जाएगा पड़ोसी से, अपनी साली से, या अपने ससुराल में ही किसी दूर से रिश्ता। और वहीं अगर किसी फीमेल के है तो वह ससुराल पक्ष में किसी न किसी का संबंध रहेगा। ये जी। मुख्यतः मैंने बहुत लोगों की कुंडली में देखा है और ये इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि मान लीजिए आजकल ये 2 लोगों ने शादी कर ली, प्यार मोहब्बत चल रहा है, लेकिन उनका जैसे लड़का ऑफिस गया तो उसकी माँ कोई गर्लफ्रेंड बन गई, हस्बैंड है नहीं घर पे, तो लड़की ने दूसरा बॉयफ्रेंड बना लिया, तो ये सब क्यों होता है? उसकी दशा खराब होती है या फिर कुछ और ही है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। आज के समय ये बहुत एक कॉमन चीज़ हो गई है। जिसकी कुंडली में भी शुक्र के साथ पाप ग्रह कौन से होते हैं, राहु केतु शनि। मैं यहाँ पे सिर्फ राहु केतु शनि की बात कर रहा हूँ। अगर ये 3 में से कोई भी एक ग्रह बैठा हो तो वह व्यक्ति अपने पार्टनर के अलावा किसी और के साथ भी संबंध रखेगा। अब आपने एक बात शुरू करी कि ऑफिस में जाता है, ऑफिस में रिलेशन होता है, जी। घर में पार्टनर होने के बाद भी वह कौन कर सकता है। अगर आपकी कुंडली में 5वें भाव यानी कि 5th हाउस का या 7th हाउस का लॉर्ड
10th हाउस में बैठ जाए। मैं चाहूँगा कि दर्शकों को कुंडली के माध्यम से ज़रूर बताएं। जी 5वें भाव का स्वामी और 7वें भाव का स्वामी अगर 10th भाव में हो जाए तो उस व्यक्ति का रिलेशन या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अपने ऑफिस में ही चलता है। इसके साथ साथ एक और बात, अगर कुंडली के पहले, चौथे और 11वें में आप बुध और शुक्र हो तो ऐसा व्यक्ति अपने से छोटी उम्र के, ज़्यादा छोटी उम्र के व्यक्ति के साथ रिश्ते में रहता है। जी। यानी आप स्टूडेंट टीचर कह लीजिए या आप ऑफिस में कह लीजिए कि बहुत सीनियर पोजीशन पे और बहुत ऐसे व्यक्तियों के एक्स्ट्रा मैरिटल इस तरह से होते हैं जी। और ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर लंबे समय तक ज़्यादा चल भी नहीं पाते हैं। तो जैसे कि हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, जो उसकी वाइफ है उसको कोई उपाय करना हो, क्या करना चाहिए? देखिए अगर आपके घर में आपको ऐसी समस्या है जहाँ पे आपका पार्टनर आपको ध्यान नहीं दे रहा है तो सबसे पहले कुंडली देखनी बहुत ज़रूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जी इसके बाद अगर बात आती है रेमेडीज़ की तो ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, आपको पीपल का पत्ता लेके आना है। वह पीपल का पत्ता आप मंदिर के जो पीपल का पेड़ है उससे तोड़ेंगे और उसको घर पे ले आइए। उस पीपल के पत्ते पे ओम का चिन्ह बनाइए और उसको आप अपने घर पे ज़रूरी जगह या आपकी ऐसी जगह जहाँ पे कोई हाथ ना लगा सके वहाँ पे उसको आप रख दीजिए। वो ओम जो लिखना है वो आपने इस फिंगर से लिखना है जी और उसमें जो ओम केसर से लिखना है। अब उसको आपने 7 मंगलवार करना है। 7 मंगलवार करने के बाद 8वें मंगलवार को वो सारे पत्ते, यानी हर मंगलवार को आप गए, पीपल का पत्ता लेके आए, घर में आके गंगा जल से धोया, केसर से उस पे ओम लिखा और रख दिया। अगले मंगलवार को ऐसा करा। 7 मंगलवार करके 8वें मंगलवार को वो सारे पत्ते जाके आप विष्णु भगवान के सामने रख दीजिए जी और आप घर आ जाइए। आपके टूटते हुए रिश्ते, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आपके पति का आपकी तरफ जो अटैचमेंट नहीं है वो आपका ठीक होगा। ध्यान देने की बात है, जब ये क्रिया करने जाएंगे तो सफ़ेद कपड़े या तो आपने ज़रूर पहने या दान के रूप में रास्ते में देखते हुए आने हैं और सफ़ेद चीज़ का दान उस समय ज़रूर करना है। सर, आजकल जैसे कि हम लोग यूट्यूब पे बहुत देखते हैं, इंस्टा पे देखते हैं, तो बहुत तरह की रील्स बहुत वायरल होती हैं जिसमें लोग बताते हैं कि कॉन्वलेक्सा करो तो पैसा ही पैसा होगा। तो क्या कॉन्वलेक्सा करने से पैसा आता है? नहीं, मैं इस चीज़ के टोटली अगेंस्ट में हूँ। ये आप सिर्फ़ एक व्यूज़ के लिए या आप फॉलोअर गेन करने के लिए कर सकते हैं, बट इसमें कुछ नहीं है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि अगर आपके बाल नहीं आ रहे हैं तो पीछे आप कुछ लिख लीजिए, जी अगर आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है तो वो लिख लीजिए। देखिए, नंबर डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में इफ़ेक्ट डालते हैं, पर नंबर का यूज़ कैसे करना है ये आपको जानना ज़रूरी है। न्यूमरोलॉजी कभी भी गलत नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कभी भी गलत नहीं है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी जो पढ़ाते हैं, सिखाते हैं वो गलत हो सकते हैं, पर ये विद्या गलत नहीं है। जी। तो क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र बता सकते हैं जिसके जाप करने से पैसा ही पैसा हो, जैसे कि अडानी और अंबानी के पास है? देखिए पैसा तो आजकल सबको चाहिए होता है, जी परंतु पैसे के पीछे की गई मेहनत को आज तक कोई नहीं अंजाम देता है या कोई नहीं समझ पाता है। आपने जैसे अंबानी अडानी का नाम लिया, इन्होंने जो बहुत बड़ी एक प्रतीक्षा, एक बहुत बड़ा एक टेस्ट दिया, वो आज तक कोई व्यक्ति नहीं समझ पाया। यानी आपको पेशेंस रखना है, कर्म करना है और अपने ग्रहों के मुताबिक आप रेमेडीज़ करते जाइए। आप मुख्यतः बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकते हैं, क्योंकि जो अंबानी अडानी है वो भी आपकी तरह ही इंसान है। जी वो कोई भगवान से ही एग्जैक्टली डायरेक्ट नहीं आए हैं। अंबानी जी तो यहाँ तक कहते हुए नजर आए हैं कि मैं तो इतना कुछ करना चाहता हूँ कि एक जन्म कम है, मुझे एक और जन्म चाहिए। यानी ऐसी माइंडसेट रखिए, ऐसी अभिलाषा रखिए, ऐसी थॉट प्रोसेस रखेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी किसी तरह की भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। कर्म करते जाइए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको यही कहता है कि आप कर्म करिए। आपके कर्म ही डिसाइड करेंगे कि आपको ग्रह क्या दे रहा है। जी। जैसे कि आपने बोला अपने कर्म करो, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको फल मिलेगा। जैसे कि अभी महाकुंभ चल रहा है तो उसमें लोग रातों रात फेमस हो रहे हैं, अमीर बन रहे हैं, तो वो किस वजह से हो रहे हैं? देखिए, इसके पीछे भी ग्रहों का बहुत बड़ा एक फेरा है। जी आप फूड ब्लॉगर को देखिए, जी जो आजकल फूड ब्लॉग करते हैं वो रैंडमली लाइक रोड स्ट्रीट में जाकर किसी रैंडम पर्सन की एग्जैक्टली जो उसकी क्वालिटी फूड है उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं। तो क्या वो व्यक्ति ने कंटेंट खुद बोला है? नहीं बोला है। उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की कला को दिखाया है, किसी और की कला को दिखाया है। जैसे बहुत फेमस हुए थे वो बाबा, ढाबे वाले बाबा। जी अब वो ढाबे वाले बाबा की स्थिति देख लो, कला देख लो, उसकी वजह से फेमस हुए। ऐसे ही महाकुंभ में जो आज के समय आपको लाइक जो सडन फेमस दिख रहे हैं, ऐसे व्यक्ति जो होते हैं जब आपकी महादशा, अंतरदशा
प्रत्यंत्र दशा आपकी कुंडली के सही ग्रहों की स्थिति के अकॉर्डिंग चलती है, तब आपको चुना जाता है। और वो चुना जाता है उस स्पेसिफिक टाइम तक जब तक आपकी शुभ घड़ी चल रही है। जैसे ही आपकी अंतर्दशा, आपकी प्रत्यंत्र दशा या महादशा चेंज हुई, आप उसी स्थिति में दोबारा आ जाएंगे। और उस स्थिति में व्यक्ति को क्या सलाह देनी चाहिए कि आप अपने कर्म अच्छे रखिए, अपने आप को डाउन टू अर्थ देखिए। मैंने बहुत ऐसे यूट्यूबर कह लो या ऐसे लोगों को देखा है जो कब आए कब चले गए पता नहीं लगा। आप भी इंस्टाग्राम पे देखते हैं, बहुत समय पहले कुछ ऐसे ऐसे गाने आए जिन्होंने एक दो गाना गाया और आज वो दिखते नहीं है। यानी जी। उन्होंने अपनी तरक्की उस शॉर्ट पीरियड में देखी और उसके बाद मेहनत नहीं करी और आज वो कहीं पे भी नहीं है। बहुत अच्छा लगा आपने ये सब बताया, और मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं थी जो आपने दी हैं। थैंक यू। लेकिन कोई ऐसा मंत्र या रेमेडीज़ बताइए जो अभी हमारी महाशिवरात्रि आने वाली है, कि उसका जाप करके या वो रेमेडी करके उससे लोगों का भला हो सके। देखिए, महाशिवरात्रि आने वाली है और महाकुंभ का हमें समय चल रहा है और वो महाकुंभ का आखिरी दिन भी होगा। जी। अगर उस पवित्र दिन पे, सभी राशियों के लिए है, उस पवित्र दिन पे आप घर से अपना जो भी जल आपका आता है, साफ जो जल आता है, वो घर से लोटे में वो जल लेके जाइए और उस शिवलिंग पे, जिस मंदिर के आसपास आप हमेशा रहते हैं, उस मंदिर में जाकर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। शिवलिंग के ऊपर जो एक मटका बना होता है उसमें नहीं डालना, अपने हाथ से डालना, लंबी धारा में। जी। लंबी धारा में जल डालने के बाद आपने चंदन से स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है। आपने शिवलिंग के ऊपर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उस स्वास्तिक का चिन्ह जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से आपने थोड़ा सा चंदन लेकर अपने गले पे पहले और फिर माथे में नीचे से ऊपर एक तिलक लगा लीजिए और वहीं बैठे बैठे शिव चालीसा पढ़ लीजिए। जी। यकीन मानिए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव आएंगे। जी। उस दिन पढ़ी गई शिव चालीसा, उस दिन किया गया ये क्रिया आपकी ज़िंदगी के बहुत से रुके हुए काम बनाने वाला है। आपने क्रिया तो बता दी, तो साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि महाशिवरात्रि बनाई क्यों जाती है। महाशिवरात्रि बेसिकली माँ पार्वती और महादेव के विवाह का मिलन है। जी। उस विवाह के मिलन की खुशी में महाशिवरात्रि मनाई जाती है, जो हर इंसान को ज़रूर उस दिन का व्रत रखना चाहिए। आप साल के बाकी व्रत रखो ना रखो, बट उस दिन का एक व्रत बाकी सभी व्रत के बराबर होता है। तो महाशिवरात्रि का पर्व हर इंसान के लिए बहुत खास अहमियत रखता है और इस बार का महाशिवरात्रि का पर्व खास इसलिए क्योंकि महाकुंभ का जो आखिरी दिन या आखिरी स्नान या आखिरी दिन वही माना जाएगा। तो उस पवित्र दिन में ये वाली रेमेडी करने से आप अपने जीवन में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और ये प्रैक्टिकली प्रूफ है। मैंने ये जो रेमेडी है पिछले साल मैंने बताई थी, पिछली महाशिवरात्रि में बताई, सावन के महीने में मैं बताता हूँ और आप मानेंगे जब करने के बाद एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती है कि लोगों को लगता है कि वो और कुछ करे अपने काम में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, और ये हर चीज़ में आपको इम्प्रूवमेंट देती है। जी। और साथ में एक और चीज़, महाशिवरात्रि के दिन अगर आप रुद्राक्ष धारण करते हैं जो आपकी राशि के अनुसार फिट बैठता है, अगर आप धारण करते हैं तो वह भी आपके लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। एक मुखी रुद्राक्ष से लेकर अलग अलग प्रकार के होते हैं पर मुख्यतः 14 मुखी तक माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करना भी बहुत ही शुभ होता है। अब कौन सी राशि स्वामी को कौन सा रुद्राक्ष धारण करना होता है मैं वो भी आपको बताना चाहता हूँ। जी। सूर्य जिनका है, यानी मान लीजिए अगर आपकी राशि सूर्य है तो उस व्यक्ति को 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर चंद्रमा आपकी राशि है तो उस व्यक्ति को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर मंगल आपकी राशि है तो उस व्यक्ति को 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर बुध आपकी राशि है तो उस व्यक्ति को 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर बृहस्पति आपकी राशि है तो आपको 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर शुक्र है तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। अगर शनि है तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। वहीं अगर राहु और केतु है तो ऐसे व्यक्तियों को रुद्राक्ष के तौर पर गणेश रुद्राक्ष बहुत इंपॉर्टेंट होगा धारण करना। वहीं अगर इन सब रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके आप मंगवाते हैं और अपने घर में स्थापित करते हैं और महादेव का नाम लेते हैं तो आप अपने जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं देखेंगे। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया कि आपको कौन सी राशि के लिए कौन सा रुद्राक्ष पहनना है। सर से ये भी पूछ लेते हैं, सर रुद्राक्ष हम लोग ले कहाँ से? देखिए, रुद्राक्ष मैं तो ये बोलूँगा कि सबसे पहले तो आजकल बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रुद्राक्ष मिल रहे हैं। लेकिन लोग तो नकली रुद्राक्ष भी बेच रहे हैं हाँ ना। हाँ, देखिए नेपाली तो नेचुरल रुद्राक्ष ही सबसे सही माना जाता है। जी। और रुद्राक्ष बेसिकली जो होता है महादेव का एक अंश होता है। जब रुद्राक्ष के आप अगर जहाँ से वो रुद्राक्ष निकलता है यानी एक पेड़ से निकलता है, जब वो निकलता है तो उस इंसान जो वहाँ पे उस रुद्राक्ष को इकट्ठा करता है उसको भी नहीं पता उस बीज के अंदर कितना मुखी रुद्राक्ष मिलेगा।
तो रुद्राक्ष बेसिकली आपको अभिमंत्रित ही लेना चाहिए। ऑनलाइन आप ले तो लेते हैं, पर वो एक सिर्फ आपको कुरियर करके आपके पास है, उसकी पूजा कराइए, उसकी विधि पूछिए, उसका विधान करके आप ग्रहण करेंगे तो वो रुद्राक्ष आपके लिए सुरक्षा कवच या रक्षा सूत्र के तौर पर काम करेगा। आपके लिए हमेशा रुद्राक्ष वही सही साबित होगा जो अभिमंत्रित होगा। आप अपने जानकार व्यक्ति से पता कर सकते हैं, या आपको जो बेस्ट जहाँ पे आपका विश्वास बनता है वहाँ से ले सकते हैं। तो क्या सर आप भी रुद्राक्ष देते हैं? देखिए, हम बहुत लोगों को रेकमेंड करते हैं, हम अभिमंत्रित रुद्राक्ष समय समय पर लोगों को बताते रहते हैं, और अगर कोई इच्छुक हो तो हम उसको सही जानकारी इसकी ज़रूर देते हैं। तो हमारी ऑडियंस को सही जानकारी कैसे मिलेगी? आप हमारे बारे में इंस्टा पे, यूट्यूब पे हमारा अगर नाम डालेंगे एस्ट्रो अंकित शर्मा, तो वहाँ पे आपको हमारे बारे में जानकारी मिलेगी, और वहीं से आप हमें संपर्क कर सकते हैं और हम बता सकते हैं। और मैं साथ में दोस्तों आपको ये इस पॉडकास्ट में चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि ज़रूर लिखें, जिससे हम आपको बताएं। अगर आपको कुछ डाउट है कि आपके लिए कौन सा रुद्राक्ष बेस्ट है, तो हम कमेंट करके, मैं सर को पर्सनली बोलूँगा कि सर मुझे बताएं वो कमेंट कौन से हैं, और मैं उनको बताऊँगा कि इस राशि वालों को ये रुद्राक्ष ज़रूर पहनना चाहिए। तो पता लग गया आप लोगों को, कमेंट कीजिए। और एक चीज़ सर, और जैसे कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारी जनता है, अगर वो उन लोगों को विदेश यात्रा पे जाना हो, उनकी विदेश यात्रा उनके लिए सही रहेगी या ख़राब रहेगी, तो वो लोग कैसे जान सकते हैं अपने बारे में? देखिए, कुंडली में विदेश यात्रा जानने के लिए छठा और 12वां भाव बना हुआ है। विदेश यात्रा करवाने में चंद्रमा और राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जी। जब भी व्यक्ति विदेश यात्रा करना चाह रहा है तो वह राहु को और चंद्रमा को हमेशा प्रसन्न रखे। अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अब अगर कुंडली में 12वें भाव में 12th हाउस में अगर राहु लिखा है तो वह व्यक्ति विदेश जाएगा ही जाएगा। अगर राहु के साथ शुक्र लिखा है तो वह व्यक्ति विदेश जाकर विवाह करेगा। वहीं अगर ये छठे भाव में राहु लिखा है तो वह व्यक्ति विदेश जरूर जाता है। अब यहाँ पर बात आती है कि विदेश जाना तो चाहते हैं, परंतु विदेश जाने में दिक्कतें बहुत आ रही है, वीज़ा अप्रूवल नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई तकलीफ आती है। घूमने फिरने के शौकीन लोगों को भी कई बार समस्याएं आती है। तो मैं उनको एक रेमेडी बताना चाहता हूँ। आप अपने पासपोर्ट को, ध्यान रहे, आपको कभी भी लोहे की कोई अलमारी में नहीं रखना है। अगर लोहे की अलमारी है तो एक लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स बनाकर उसमें रखेंगे तो वह आपके लिए लाभकारी होगा। ध्यान रखें, आप अपने जो पासपोर्ट है उसको हमेशा लाल कपड़े में बांध के रखें या लाल कपड़े में डाल के रखें, ये आपके लिए लाभकारी होगा। अब ये रेमेडी मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ जो स्टूडेंट वर्ग वाले हैं, जो वहाँ जाके बसना चाहते हैं। उनको क्या करना है, जाने से पहले यानी कुछ समय पहले एक पुरानी चप्पल पहन लीजिए, मार्केट से खरीद लीजिए, घर की कोई पुरानी चप्पल पहन लीजिए। आप जाने से 24 घंटे तक वही चप्पल को पहने रखिए। घूमने जा रहे हैं, रिश्तेदारों से मिलने जा रहे हैं, आप वहाँ दिन से लेकर एयरपोर्ट जा रहे हैं, टैक्सी में वो पहनिए। जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं आप उस चप्पल को वहीं पे छोड़ दीजिए, या उस चप्पल को आप अपने साथ आए जो लोग जो वापस जा रहे हैं उनको दे दीजिए, और नए अपने जूते पहन के जाइए। यकीन मानिए, जिन जिनको मैंने ऐसी रेमेडी बताई है या इस तरह की चीज़ें बताई है उनके लिए विदेश जाना बहुत सफल हुआ है। क्योंकि हमारे पूर्वज भी कहे जाते हैं कि ऐसे छोटे छोटे रेमेडी कह लो या छोटे छोटे तरीके कह लो, हमें एक ऐसी एनर्जी देते हैं कि हमारे लिए वो भूमि, वो स्थान बहुत लकी हो जाता है। फिर सर आप जैसे रेमेडीज़ की बात बता रहे हैं, तो मैं आप में से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। आजकल बहुत से युवा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन वो युवा क्या हो रहा है, उनको कभी फंडिंग नहीं मिल रही है, या फंडिंग मिल रही है तो वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? जिस भी व्यक्ति को अपने व्यापार को बढ़ाना है उस व्यक्ति को एक रेमेडी करनी चाहिए। उस व्यक्ति को पीपल का पत्ता जो पेड़ से नीचे गिरा हो, उस पीपल के पत्ते को घर पे लाके गंगा जल से आपको धोकर उस पे ओम का चिन्ह बनाकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करके अपने गले में या पैसे वाले कैश बॉक्स में रख लीजिए, जहाँ पे आप व्यापार करते हैं या जहाँ पे बिजनेस डील करते हैं। जी। 7 मंगलवार आपको ये करना है। 8वें मंगलवार को बहते हुए पानी में सारे आपने पत्ते डाल के आ जाने। यकीन मानिए अगले 3 महीने में आपका व्यापार चलने लग जाएगा। ओके। एक रेमेडी और, अगर आप अपने कार्यस्थल पे जहाँ पे आप बैठ के फ़ोन पे बात करते हैं, डील करते हैं, साइन करते हैं, वहाँ पे एक तस्वीर लगाइए। वो तस्वीर होनी चाहिए भगवान कृष्ण जी की बांसुरी बजाते हुए, और उस बांसुरी बजाते हुए के आगे गाय होनी चाहिए सफ़ेद। अगर वो तस्वीर भी आप लगाते हैं, उस व्यक्ति को कभी भी अपने व्यापार में कर्जा नहीं लेना पड़ेगा। ओके। तो सर जैसे हमारी बिज़नेस स्टार्ट हो गया, उसी बिज़नेस के चलते हुए कोई हमसे कोई गलत काम हो गया, जिसके चलते मुझे जेल जाना पड़ रहा है,
तो जेल से बचने के लिए भी क्या कोई रेमेडी है? देखिए सबसे पहले कुंडली में ये देखना पड़ेगा जेल यात्रा हो क्यों रही है। जी, जेल यात्रा आपकी कुंडली के 8वें और 12वें भाव से देखा जाता है। जी, जेल यात्रा भी आपको राहु करवाता है, पाप ग्रह करवाता है। राहु के साथ अगर आप मान लीजिए शनि बैठ जाए और अगर राहु पे दृष्टि पड़े तो ऐसा व्यक्ति जेल यात्रा ज़रूर जाता है। उस व्यक्ति को जेल यात्रा से बचने के लिए हमेशा सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, सफ़ेद चीज़ें पहननी चाहिए, क्योंकि राहु को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है वो चंद्रमा कर सकता है। उस व्यक्ति को राहु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उस व्यक्ति को अपने घर में नवचंडी पूजा ज़रूर करवानी चाहिए। अगर ऐसा करवाते हैं तो वह उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। और उस व्यक्ति को ये ध्यान देने वाली बात है कि राहु की जितनी रेमेडी हो सके किसी के सामने ना करे, मन में बात रखे और अकेले में करे, तो मुख्यतः उसको जेल यात्रा से भी बचा जा सकता है। ओके। तो सर जैसे आप कुंडली बोल रहे हैं कि कुंडली में दशाएँ होती हैं, देखना पड़ता है। तो ऐसी कौन-सी कुंडली है जिसके हिसाब से उसको अपना करियर चुनना चाहिए? जैसे कोई मेरी कुंडली है, तो मैं अपनी कुंडली देख के मैं कौन-सा करियर चुनूँ? देखिए अलग अलग प्रोफाइल अलग अलग लोगों के लिए होता है। जी, अब अगर हम राशियों की बात करें तो किस राशि वालों को क्या बिजनेस या काम करना चाहिए मैं वो बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए सूर्य है, सूर्य जिनका भी है, अगर आपकी राशि ज़ोडिएक साइन अगर सूर्य है तो ऐसे व्यक्तियों को हमेशा लीड करने वाला काम करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति सोशल मीडिया में भी अच्छा नाम कमाते हैं, ऐसे व्यक्ति राजनीति में अच्छा नाम कमा सकते हैं। जो लोग मंगल राशि से अंतर्गत आते हैं उन लोगों को आर्मी में जाना चाहिए, उन लोगों को जिम लाइन अच्छी लगती है, उन लोगों को हमेशा जिसमें एग्जैक्टली अपनी फीलिंग्स को अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सके, गुड कम्युनिकेशन वाले काम में जाना चाहिए। जिसकी राशि बुध है उसको स्किन रिलेटेड प्रोडक्ट को बेचना चाहिए, उन व्यक्तियों को हमेशा टीचिंग लाइन में जाना चाहिए, बैंकिंग लाइन में जाना चाहिए, वो बहुत ही अच्छा होता है। जी, जिनकी बृहस्पति यानी गुरु अगर राशि है उन व्यक्तियों को अकल्ट में, अध्यात्म में, आप रिलीजियस चीज़ों को बेचने में इस तरह के बिजनेस करेंगे तो वो बेटर है। यानी आप भगवान की पूजा के सामग्री के संबंधित भी आप कुछ काम शुरू कर सकें, वो भी आपके लिए लाभकारी होगा। जिनकी राशि शुक्र या वीनस है उनको ब्यूटी प्रोडक्ट रिलेटेड, उनको फैशन डिज़ाइनिंग में, उनको कपड़ा बेचने में, उनको आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने में, सोना चांदी के बिजनेस में उनके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर आपकी राशि शनि है तो शनि वालों को लोहा बेचना बहुत ही लाभकारी होगा। लोहा की वस्तु चीज़ें बने, लोहे से बनी कोई भी काम आपको करेंगे तो वह आपके लिए लाभकारी होगा। और आजकल तो जैसे कि आपने बताया राशियों के बारे में, तो आजकल कुछ राशियों की डिवोर्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जैसे कि कई बड़े-बड़े नाम हैं, हार्दिक पांड्या हो गया और उनके साथ और भी कई बड़े-बड़े नाम हैं, मुझे याद नहीं आ हाँ रहा है। अभी रिसेंटली ऋतिक रोशन और सुजैन का हुआ। हाँ, हाँ कुछ ऐसे चर्चाओं में रहते हैं। तो इनके डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? ऐसी कौन-सी राशियाँ हैं जिनके में डिवोर्स होते ही होता देखिए है? देखिए राशियों में ज़्यादा डिवोर्स हो पाना ये संभव नहीं है। बेसिकली इंडिविजुअल रीडिंग कुंडली की देखने के बाद पता लगता है। जी, अगर कुंडली में, आपके कुंडली में शुक्र की प्लेसमेंट सही नहीं है तो आप अपनी मैरिड लाइफ में डिवोर्स देखेंगे। अगर आप मांगलिक हैं और आपका मंगल बहुत नेगेटिव है तो आप डिवोर्स देखेंगे। अगर आप राहु केतु शनि से बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं तो आप डिवोर्स देखेंगे। यहाँ पे डिवोर्स की संभावनाएं कुंडली के आधार पे पता लगती है। बिना कुंडली के व्यक्ति डिवोर्स नहीं देख सकता। कई बार क्या होता है, आप सही होते हैं, आप मांगलिक हैं, परंतु आपकी जो पार्टनर है वो आपको चीट कर देते हैं और उसकी वजह से सेपरेशन, डिवोर्स हो जाता है। तो डिवोर्स के बहुत ऐसे कारण हैं, पर उनको कुंडली के रीडिंग के माध्यम से ही देखा जाता है और उसके द्वारा ही उनकी अलग अलग रेमेडीज़ होती है जो करनी चाहिए और जिससे संभवतः बेस्ट रिजल्ट आता है। पर मुख्यतः मैं जिनके भी सेपरेशंस या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो मैं उनको यही बोलूँगा कि वो अपने घर पे विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ प्रतिदिन ज़रूर करें। इस पाठ के करने मात्र से आपको बहुत पॉजिटिविटी आएगी और आपका टूटता हुआ रिश्ता बेहतर बन सकता है। अगर मान लीजिए किसी का डिवोर्स हो गया, रिश्ता टूट गया, अगर फिर से उसी को रिश्ता स्टार्ट करना चाहता हो, तो क्या वो हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। देखिए पहले तो टूटा क्यों है वो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर देखना पड़ेगा। जी, उसके बाद अब वो क्यों करना चाहता है उसके पीछे की प्रेजेंट कुंडली गोचर देखना पड़ेगा, आज की कुंडली। अगर वो डेफिनेटली इच्छुक है और सामने वाली भी इच्छुक है और वहाँ पे फैमिली सोसाइटी कोई ऑब्स्टिकल्स है तो बहुत सी रेमेडीज़ लेकर आप कन्विंस कर सकते हैं, हो सकता है। इन अगर चीज़ों पे हम डिस्कशन करते हैं तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल कुंडली चाहिए, कुछ एग्जांपल्स चाहिए, उनकी कुंडली की अब डिटेल रीडिंग करेंगे तो प्रेडिक्शंस निकाल के हम डेफिनेटली, बट आपके जवाब को मैं पॉजिटिव हाँ बोलूँगा कि हाँ दोबारा विवाह किया जा सकता है, सेम मैरिज। ओके। जैसे मान लीजिए लड़का तैयार है अपनाने के लिए, लेकिन लड़की नहीं तैयार अपनाने के लिए, तो लड़का देखिए क्या ये तो करे? वही बात हो गया ना कि मैं उसको पसंद करता हूँ बट वो मुझे पसंद नहीं करती है। जी, ये उसमें संभव नहीं है।
आप प्रैक्टिकली सोचिए कि मैं जिसको चाहता हूँ वो मेरे साथ खड़ी है तो मैं दुनिया से लड़ने को तैयार हूँ। जी जब वही मेरे साथ नहीं है तो मैं अकेला खुद से भी नहीं लड़ सकता हूँ। जी तो आप ये संभवतः उन चीज़ों पे रेमेडीज ट्राई कर सकते हैं जब आपका रिश्ता, आपका पार्टनर आपके साथ है। ओके। तो क्या उसके लिए भी हाथ में कोई रेखा होती है डिवोर्स की? देखो, बहुत सी ऐसी छोटी-छोटी बातें होती हैं जिससे हमें पता लगता है कि तलाक, बिज़नेस, काम बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं आपने हाथ की बात करी तो मैं एक ऐसे साइन के बारे में बताऊँगा जो सिर्फ़ एक डायरेक्शन चेंज होने से बहुत पॉज़िटिव नेगेटिव बताती है। जी जैसा हम इस हाथ में अगर देखें, यहाँ पे सर्कल होना, जी इस अंगूठे के साथ में सर्कल होना व्यक्ति को बहुत मान सम्मान, बहुत लीड करवाता है। ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वो सही सब, यानी यहाँ पे आपका स्पष्ट रूप से एक सर्कल बन रहा है अंगूठे के साथ में, तो वह व्यक्ति ज़िंदगी में बहुत मान सम्मान कमाएगा, जी फेम हासिल करेगा, राजनीति में अच्छा नाम कमाएगा, उसको सरकारी विभाग में अच्छा पद मिलेगा। वहीं अगर ये वाला यहाँ पे बनता हुआ सर्कल दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति को सब, क्योंकि ये चंद्र पर्वत होता है, चंद्र पर्वत पे बना हुआ गोलाकार उस व्यक्ति को अलर्ट भी करता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली इमोशनली हर किसी के बातों में भी आ जाता है और बातों में आने की वजह से लोग उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जल से बचना चाहिए, जल वाली जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। जल जहाँ पे आसपास नदी, तालाब, रिवर, कुआं हो, वहाँ पे रहकर अपने व्यापार को ना बढ़ाएं। अगर यहाँ पे आपके सर्कल है और आप अगर अपना बिजनेस नियर सी, पाउंड, कुएं के पास है तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। मेरे भी हाथ में सर्कल है लेकिन लेफ्ट हैंड में है। हाँ, देखिए वो लेफ्ट हैंड एग्जैक्टली आपके और आपके पार्टनर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दैट मीन्स आपकी जो पार्टनर है वो आपकी लकीस्ट रहेगी। जी मेन का राइट हैंड बहुत मैटर करता है, फीमेल का लेफ्ट हैंड बहुत मैटर करता है। जी अगर हम अपना फीमेल देखते हैं तो इससे हम अपनी पार्टनर की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी जो पत्नी होगी वो एग्जैक्टली इन सब चीज़ों से एग्जैक्टली युक्त हो सकती है या उन पे इन चीज़ों का प्रभाव पड़ सकता है। और किसी के हाथ में फिश का साइन होता है तब फिश का साइन व्यक्ति के जीवन में किस तरफ है वो देखना पड़ता है। फिश जी का साइन व्यक्ति का मतलब आप मान लीजिए क्रॉस नहीं बनना चाहिए, क्रॉस के बाद दोनों क्रॉस बंद भी होने चाहिए या क्रॉस ऐसा लगना चाहिए फिश है। कई बार क्या लोग बोलते हैं हल्का हल्का मुझे दिख रहा है और उसी चीज़ को वो मान लेते हैं कि सही है, ऐसा नहीं होता है। फिश का साइन हल्का नहीं डार्क होना चाहिए। ये हाथ की जितनी रेखाएं हैं जो डार्केस्ट है वो ही काउंट होगी, जो लाइट है वो काउंट नहीं होगी। अगर आप डार्क में जाएंगे तो आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप मान लीजिए अगर हमारा जो मणिबंध है, अब ये मणिबंध क्या होता है जहाँ पे हम घड़ी बांधते हैं, जी अगर यहाँ पे आपके मणिबंध दो पैरेलल लाइन जा रही है, कट नहीं रही है, तो ऐसा व्यक्ति कभी धोखा नहीं देगा, कभी चीट नहीं करेगा, आपका हमेशा साथ देगा। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ अगर आपके पार्टनर के हाथ में दो पैरेलल लाइन जा रही है तो आप बहुत लकी हैं, वो कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपके या आपके पार्टनर के हाथ में ऐसी लाइन है या नहीं। जैसे कि आजकल सर सोशल मीडिया पे राहु का नाम बहुत चल रहा है, तो राहु के बारे में कुछ बताइए सर। राहु कलयुगी ग्रह माना जाता है आजकल के ज़माने का मॉडर्न ग्रह। अगर मैं बोले जाए तो राहु का नाम है और राहु से लोग डरते हैं। राहु को डरने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको 3 ऐसी रेमेडी बताऊंगा जिनके करने मात्र से राहु का किसी भी प्रकार का प्रभाव, दोष आपके ऊपर कभी भी नेगेटिव नहीं डालेगा, आप अपने आप को पॉजिटिव करेंगे। जी सबसे पहले तो आपको इवनिंग वॉक शुरू करनी है, यानी कि चांद की चांदनी में वॉक करना शुरू कर दीजिए। दूसरा, घर में कोई ना कोई रोशनदान होना चाहिए, यानी हवा का प्रभाव होना चाहिए। आपका बेडरूम पूरा बंद नहीं होना चाहिए, बाहर का प्रभाव अंदर बाहर होता रहेगा, वो भी आपके लाभकारी है। तीसरा, एक आपको सफ़ेद कमल लेना है, शिवलिंग पर आपने जल चढ़ाना है। जल चढ़ा के जहाँ से वो जल नीचे जाता है उस जगह पे आपने वो कमल का फूल वहाँ पे भेंट कर देना है। अगर आप ऐसा करते हैं, ये क्रिया सोमवार प्रतिदिन करनी है और 11 सोमवार करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो राहु से कभी भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये वो रेमेडी है जो मैंने बहुत लोगों को बताई, जिनके करने से उनकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। सर, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर। तो सर, आप जैसे कि टाइम भी हो रहा है, आपके जाने का समय भी आ गया है, तो सर जाते जाते हमारे ऑडियंस को ये बता दीजिए कि 2025 उनके लिए कैसा होने वाला है या फिर 2025 में क्या क्या होने वाला है। सुनने में ये भी आ रहा है कि 2025 में इंटरनेट बंद हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। नहीं नहीं प्रतीक जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भगवान ने दुनिया बनाई है तो ख़त्म भी वही करेंगे, इंसान नहीं कर सकता है। बट 2025 में बहुत ज़्यादा स्कैम होने वाले हैं। 2025 में धोखाधड़ी, ऑनलाइन फ्रॉड बहुत ज़्यादा होने वाला है।
2025 में भगदड़ बहुत ज़्यादा मचने वाली है। राजनीति में बहुत बड़े-बड़े उलटफेर होंगे। कुछ व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ सकता है, कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा तरक्की देखनी पड़ सकती है। ओवरऑल ये 2025 बहुत सी राशियों के लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है और कुछ राशियों के लिए बहुत कुछ वापस भी ले लेगा। तो कहीं न कहीं अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे जानते हैं तो मेष राशि वाले अलर्ट हो जाइए, क्योंकि 29 मार्च से उनकी शनि की साढ़े साती शुरू होने वाली है। मीन राशि वाले अब बिंदास अपना घूमना-फिरना शुरू करिए या बिंदास तरीके से रहिए। शनि ग्रह ने पूरा आपका रिपोर्ट कार्ड बना के आपको फ्री कर दिया है। वहीं मुख्यतः शुक्र यानी कि वीनस वाले इस समय प्यार के मामले में अपने पार्टनर से दिल खोल कर बातें कर सकते हैं, पार्टनर को इम्प्रेस कर सकते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका टूटता हुआ रिश्ता फिर दोबारा बन सकता है। वहीं सूर्य वाले इस समय लीड करेंगे, सूर्य देव की पूरी कृपा रहेगी, राजनीति में अच्छा नाम कमाने वाले हैं। ये 12 राशियों के ऊपर 2025 में अगर मैं एक-एक लाइन में बोलूँ तो पति-पत्नी का रिश्ता पहले से बेहतर होगा। जो लोग सिंगल हैं उनको लविंग पार्टनर से मिलने का मौका मिलेगा। जो लोग रिलेशनशिप में अपनी वाणी का सही प्रयोग करिए। आपके गलत आचरण आपके रिश्ते को खराब कर सकता है। स्टूडेंट वर्ग वालों को इस समय अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देना है। कुछ असामाजिक तत्व आपकी पढ़ाई पे आपका ध्यान भटका सकते हैं। परिवार में किसी सीनियर की हेल्थ भी खराब हो सकती है। मान सम्मान की हानि होने के भी चांसेस है और कहीं ना कहीं विदेश यात्रा का योग आपके लिए इस साल ज़रूर सफल बनेगा। हेल्थ वाइज आपकी हेल्थ कुछ जनरल बीमारियां जैसे स्टमक प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम, ऐसी चीज़ों को छोड़कर बाकी ओवरऑल आप 100% फिट रहने वाले हैं। तो 2025 में 12 राशियां बहुत कुछ अच्छा देखेंगी, परंतु अगर कर्म अच्छे रखते हैं तो उनको फल भी ज़रूर अच्छे मिलेंगे। ओके, तो आप लोग बताइए कि आप लोगों की कौन सी राशि है और अंकित सर से आप लोगों को कितना रिलेट कर पा रहे हैं। अगर आप लोगों को भी अंकित सर से कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम उनको नेक्स्ट बार ज़रूर बुलाएंगे और आप ये भी बताइएगा कि अंकित सर से आपको क्या सवाल पूछना है। हम लोग आपका पर्सनली नाम लेके अंकित सर से वो सवाल पूछेंगे। तब तक के लिए अंकित सर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच सर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।